आदाब। आज है 26 अगस्त 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। सबसे पहले सुर्खियां। नेपाल में कहर बनकर आया सैलाब, पलक झपकते बह गए गांव, कई लाशें बरामद, 100 से ज्यादा हिंदुस्तानी भी लापता। सैलाब की ऐसी ऊंची खौफनाक लहरें कभी नहीं देखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान और ओमान की नई चाल से टेंशन में अमेरिका, चौतरफा घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। क्या सीरिया में हमेशा के लिए खत्म हो गया कुर्द कंट्रोल? नए दौर की तरफ सीरिया ने कैसे बढ़ाए कदम, बताएंगे हम। तुर्की और इसराइल में टकराव हुआ तेज, क्या मिडिल ईस्ट में भिज गई नई जंग की बिसात? बेंजामिन नेतन्याहू के खासम खास रहे शख्स ने कर डाली बगावत, क्या छिनने वाली है इसराइली प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी? क्या रूस से जंग हार रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की? आखिर क्यों यूक्रेन में उठने लगा बगावत का धुआं? जमीन के एक टुकड़े के बदले 59,000 लोगों ने गंवा दी अपनी जान। सूडान में हालात हुए बद से बदतर, और डूब चुके मशहूर टाइटैनिक जहाज के 100 से ज्यादा नायाब सामानों की नीलामी पर क्यों लगी रोक, बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं शो की। आज नेपाल से सैलाब की ऐसी भयानक तस्वीरें आई हैं जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। सैलाब एकदम से आया और पलक झपकते ही सब कुछ बहा ले गया। लोहे के पुल, कई कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहा ले गया। इतनी ऊंची लहरें, इतनी ताकतवर लहरें, और अचानक से आई ये आफत अपने आप में रूह कपा देने वाला खौफ पैदा कर देती है। 26 अगस्त को नेपाल के कई इलाकों में तबाही देखी गई है। एक स्याह दिन साबित हो चुका है 26 अगस्त नेपाल के लिए, जहां तबाही का असल अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सका क्योंकि पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तिब्बत की तरफ से शुरू हुई इस भयानक तबाही ने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है और इसका अलर्ट अब भारत तक में जारी कर दिया गया है। भोटे कोशी नदी में आए इस ज़बरदस्त फ्लैश फ्लड ने नेपाल के नुवाकोट और धादिंग ज़िलों में भारी तबाही मचाते हुए कई गांवों को पूरी तरह बहा दिया है। कहा गया है कि तिब्बत की तरफ बांध के यानी डैम के पूरे दरवाजे खोल दिए गए। कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बांध टूट गया है, लेकिन तबाही ये बता रही है कि पानी ने सब कुछ हिला कर रख दिया है। नेपाल पुलिस के सेंट्रल स्पोक्सपर्सन डीआईजी अभिनारायण काफले के मुताबिक नुवाकोट और धादिंग से अब तक कम से कम 8 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। इस भयानक सैलाब में 105 हिंदुस्तानी शहरी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हैं। हो सकता है आप ये खबर कुछ देर बाद देखें, तब तक चीज़ें बढ़ चुकी हों, अपडेट हो चुकी हों या घट चुकी हों। नेपाल पुलिस के 26 जवान और आर्म्ड पुलिस फोर्स के 7 अफसर भी रसुवा ज़िले से लापता हैं, जिससे सूरत हाल की संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेपाल आर्मी ने मुतासिर इलाकों में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर और अपनी स्पेशल टीमें उतार दी हैं ताकि मलबे और पानी में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। आप बस मंजर देखिए, लहरों की ऊंचाई देखिए। नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक इस सैलाब ने रसुवा गढ़ी, चिलेमे और त्रिशूली समेत कम से कम 6 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है और हाईवे बंद कर दिए गए हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह ने हालात का जायज़ा लेने के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और रेड क्रॉस और मेडिकल टीमों को फ़ौरन राहत पहुँचाने का हुक्म दिया है। हमें अपने नेपाली भाई बहनों से बड़ी हमदर्दी है। हम नेपालियों के लिए दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हों महफूज रहें, उनकी मुश्किलात जल्द से जल्द दूर हों, और इस सैलाब में जान गंवाने वाले नेपाली भाई बहनों के घर वालों को ऊपर वाला सब्र अता करे। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आई है। अमन की कोशिशों के बीच ईरान और ओमान ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों मुल्कों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों की सलामती के लिए हाथ मिला दिया है और समंदरी माइंस हटाकर यानी समंदर में बिछी बारूदी सुरंगें हटाकर एक जॉइंट टेम्पररी नेविगेशन कॉरिडोर बनाने पर दोनों मुल्क राज़ी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही दावा किया था कि हॉर्मुज़ से तमाम माइंस हटा दी गई हैं, पर ओमान के साहिल से 9 नॉटिकल मील दूर एक तेल टैंकर पर हमला हुआ और जहाज़ का इंजन रूम पूरी तरह से तबाह हो गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर दुनिया भर में चल रही अफवाहों पर ईरान ने पूरी तरह से लगाम लगा दी। कल रात ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि हमने एक बारूदी सुरंग जो है वो हॉर्मुज़ से हटा दी है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है
कि ओमान के साथ बने टेम्पररी इत्तेफाक का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हॉर्मोज़ का रास्ता खोल दिया गया है। उन्होंने एक टीवी शो में साफ किया कि ये अहम समुद्री रास्ता फ़ौजी नुक्ता नज़र से अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ कल भी नहीं खुलने जा रहा है। यानी ईरान ये कह रहा है कि ओमान से हमारी अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को IRGC की तरफ से खोला जाना दूसरी चीज़ है। दोस्तों, ईरान और ओमान के बीच सिर्फ महदूद और सेफ़ यानी लिमिटेड और सेफ़ आवाजाही के लिए ही एक आर्जी एक टेम्पररी कॉरिडोर पर बात हुई थी, मगर ईरान के इस सख्त पैगाम ने अमेरिका से लेकर दुनिया भर के बाज़ार में खलबली मचा दी है, क्योंकि इस रास्ते के बंद रहने का सीधा मतलब है ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा क्राइसिस, बहुत बड़ी चोट। उधर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक ईरान वॉर के ख़िलाफ़ अमरीकी आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नवंबर में अमेरिका में चुनाव है, इलेक्शन है। नवंबर में होने वाले अमेरिकी कांग्रेस इलेक्शन से ठीक पहले ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर आकर गिर गई है। यानी दोस्तों, ईरान के खिलाफ जंग की जो आग डोनाल्ड ट्रंप ने भड़काई थी, अब उसी की आंच में उनकी अपनी सियासत झुलसती हुई नजर आ रही है। अब सीरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, कुर्दों से जुड़ी, ज़रा सुनिएगा। कभी सीरिया के एक चौथाई हिस्से पर अपना कंट्रोल रखने वाले कुर्द ग्रुप सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF ने अपनी फोर्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का, डिज़ोल्व करने का ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट के महल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SDF के कमांडर मजलूम अब्दी ने पैगाम दिया कि मुल्क अब एक नए दौर में कदम रख चुका है और SDF का सीरिया की नेशनल आर्मी में, सीरिया की सरकारी फ़ौज में पूरी तरह मर्जर हो गया है, वो उसमें विलय हो गई है। इसके साथ ही दशकों से चली आ रही आज़ाद कुर्दिश मिलिट्री फोर्स का नामो निशान हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। दोस्तों, दिसंबर 2024 में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में नया सियासी दौर शुरू हुआ था। जनवरी में सीरियाई आर्मी की सख्त कार्रवाई के बाद SDF पीछे हटने पर मजबूर हुई। उधर IS के खिलाफ जंग में कभी SDF का सबसे बड़ा साथी रहा अमेरिका भी अब अपनी पूरी पॉलिसी बदलकर इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा की नई हुकूमत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यानी 2011 में शुरू हुई सीरियाई सिविल वॉर के बाद ये वो अहम मोड़ है जहां सीरिया अब एक नए और मुत्तहिद दौर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की और इसराइल के बीच तनाव अब बेहद ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सख्त तेवरों के साथ साफ कर दिया है कि उनका मुल्क खित्ते में, रीजन में अमन और अपने फ़ायदे की हिफाजत से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, तैयार ही नहीं है तुर्की। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एर्दोगान पर तनाव फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था, आपको याद होगा। इसराइल का दावा है कि सीरिया के इदलिब में अबू अल दुहर एयरबेस पर तुर्की की मौजूदगी से उसकी फ़ौज इसराइल के बेहद करीब आ जाएगी और इसी के बाद 8 एयर स्ट्राइक्स की थी उस एयरबेस पर। लेकिन दोस्तों, एर्दोगान ने नेतन्याहू के इन इल्ज़ामात और तमाम दबावों को सिरे से खारिज कर दिया है। एर्दोगान ने वार्निंग दी है कि तुर्की की फ़ॉरेन पॉलिसी तुर्क आवाम तय करेगी, ना कि कोई बाहरी ताकत। ये जो हैं नेतन्याहू, ये होश में आए। तुर्की का साफ कहना है कि इसराइल सीरिया पर अपने हमलों को सही ठहराने के लिए ऐसे झूठे बहाने बना रहा है। सवाल ये है दोस्तों कि जंग के ज़रिए अपनी कुर्सी बचाने वाला नेतन्याहू क्या इलेक्शन से पहले तुर्की से सीधी जंग मोल लेगा या फिर सीरिया पर हमले करके तुर्की को वापस घसीटेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में। हालांकि तुर्की से तो जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन सीरिया में खुराफात होती रहेंगी और अगर ये खुराफातें बढ़ी तो तुर्की से कॉन्फ्लिक्ट तय है। बढ़ते हैं आगे, इसराइल की सियासत में एक बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड मोड़ आ गया है और ये नेतन्याहू के लिए हर जगह का दर्द बन गया है। एक्स IDF जनरल ओफर विंटर ने आमचा यिसराएल, ऐसे लग रहा आमची मुंबई, आमचा यिसराएल नाम से एक नई हार्ड लाइन राइट विंग राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है, पॉलिटिकल पार्टी। 27 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन से ठीक पहले हुए इस ऐलान ने पूरे इसराइल में तहलका मचा दिया है। विंटर ने 300 हामियों के सामने पैगाम दिया है कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद अब आवाम पुराने सियासी निज़ाम को बर्दाश्त नहीं करने वाली। उसने गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकालने
اور سخت سیکیورٹی پالیسی کی کھل کر حمایت کی ہے، جیسے ان کی ابا حضور کی زمینوں کی غزہ سے سب کو نکال دیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں رائٹ ونگ عرب اسرائیلی انفلوئنسر یوسف حداد بھی شامل ہوا ہے، جو اسرائیل کا پہلا عرب سیکیورٹی کیبنٹ منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس نئی انٹری سے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے فوراً وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ برسات کے مشروم کی طرح، ککرمتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنا کر رائٹ ونگ ووٹوں کو مت بانٹو، ورنہ پورا الائنس الیکشن ہار جائے گا۔ ادھر چینل 13 کے سنسنی خیز خلاصے نے آگ میں گھی ڈال دیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو غزہ جنگ کے شروعاتی دنوں میں ونٹر کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا۔ دوستو، نیتن یاہو آج جس ونٹر کو نصیحت دے رہا ہے، اصل میں اسے ڈر ہے نیتن یاہو کو کہ یہ مجھ سے سارے پیترے سیکھ چکا ہے میرے ساتھ رہ کے، اب کہیں یہ ونٹر میری کرسی نہ چھین لے۔ اور اسرائیل میں بہت سی پارٹیاں ہیں، کبھی ایک پارٹی کی حکومت بنی نہیں، کھچڑی حکومت بنتی ہے۔ اسی لیے وہ بیزل سموٹریچ اور وہ بین گویر الگ پارٹی کے، نیتن یاہو کی اپنی پارٹی ہے، اور اب یہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ روس اور یوکرین جنگ کے بیچ کیو کے گلیاروں سے ایک ایسی سنسنی خیز خبر آئی ہے جس نے پورے یورپ میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یوکرین کے ایکس ڈیفنس منسٹر مائکھائلو فیدوروو نے ایک انٹرویو میں قبول کیا ہے کہ یوکرین رفتہ رفتہ اس جنگ کو ہار رہا ہے، اور یوکرین کے پاس اپنی پلاننگ بدلنے کے لیے صرف کچھ ہی مہینوں کا وقت بچا ہے۔ اصلی سسپینس تو یہ ہے دوستو کہ فیدوروو نے سیدھے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے دعووں کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ یوکرین کے پاس جنگ جیتنے کا کوئی مکمل اور صاف روڈ میپ ہے ہی نہیں، جبکہ سرکاری سسٹم کا محض 5% حصہ ہی ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، 27 ارب ڈالر کے بجٹ گھاٹے کے زیلنسکی کے دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے اس نے افسروں پر ڈیفنس کمپنیوں سے ساٹھ گانٹ کا الزام لگایا۔ لیکن دوستو، اس کے پیچھے کا اصلی کھیل کچھ اور ہی ہے۔ فیدوروو نے جنگ کے بیچ ہی یوکرین میں الیکشن کرانے کی مانگ کر دی ہے، جسے زیلنسکی لگاتار خارج کرتے آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے دوستو کہ فیدوروو کا یہ بے باک بیان کیا صرف اپنی ناکامی چھپانا ہے، یا پھر امریکہ کے دورے سے پہلے زیلنسکی کا تختہ پلٹ کرنے کے کسی سیکرٹ پلان کی شروعات ہے؟ اگلی خبر سوڈان میں جاری خونی کھیل سے جڑی ہے۔ افریقی ملک سوڈان میں نسلی ہنسا کے چلتے، نسلی وائلنس کے چلتے 4 معصوم بچوں سمیت 27 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک کے مطابق اس خونی حملے کو پیراملٹری فورس، باغیوں کی فورس، ریپڈ سپورٹ فورسز، RSF سے جڑے باغی گروپ SPLM-N کے لڑاکوں نے انجام دیا ہے۔ کردود اور ابو حمامہ علاقوں میں اوٹورو قبیلے کے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد خوف کے سائے میں ہزاروں شہریوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ زمین کے ایک جھگڑے سے شروع ہوئی تھی یہ رنجش، یہ سول وار، زمین کے ایک ٹکڑے کے جھگڑے سے شروع ہوئی رنجش اب ایک خوفناک نسلی جنگ کی شکل لے چکی ہے۔ انٹرنیشنل قانونوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہتے عوام کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ سوڈان میں اپریل 2023 سے جاری اس خونی خانہ جنگی میں اب تک 69,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں، جبکہ 1.5 کروڑ کے قریب لوگ بے گھر ہیں۔ زمین کے لیے 69,000 لوگوں کی جان گئی۔ طاقت کی اس جنگ نے پورے سوڈان کو ایک ایسے عذاب میں دھکیل دیا ہے جہاں معصوموں کا خون بہانا اب عام بات بن چکی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ 1912 میں نارتھ اٹلانٹک سمندر میں آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوبے مشہور جہاز ٹائٹینک سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ US فیڈرل کورٹ نے ٹائٹینک کے ملبے سے نکالے گئے 100 سے زیادہ قیمتی اور نایاب سامانوں کی نیلامی پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے۔ ورجینیا کی ضلع عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان تاریخی چیزوں کو بیچنے سے پہلے عدالت کی منظوری لینی لازمی ہوگی۔ RMS ٹائٹینک نام کی کمپنی نے ملبے سے برآمد قیمتی پتھروں سے جڑے زیورات، ٹیبل ویئر اور سیڑھیوں کی برونز آکرتیوں کو نیلام کرنے کی عرضی دی تھی، لیکن کورٹ نے ان کی اس دلیل کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔ یہ سامان اس کے دائرے کے باہر ہے، یہ کورٹ نے کہا ہے۔ RMS کمپنی وہی ہے جس نے ٹائٹینک بنایا تھا۔ دوستو، US نیشنل میری ٹائم ایڈمنسٹریشن اور ہسٹورینز
اور فرانس کی حکومت نے اس نیلامی کی زبردست مخالفت کی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ 1500 سے زیادہ لوگوں کی موت کی گواہ رہی ان یادگار چیزوں کو ٹکڑوں میں بیچنے کے بجائے ایک میوزیم کی طرح سیف رکھا جانا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مالی تنگی سے جوجھ رہی کمپنی کورٹ کے سامنے کیا رپورٹ پیش کرتی ہے اور ان نایاب چیزوں کا آخری ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھیں کچھ خبریں جو آپ تک صاف لفظوں میں پہنچانی تھی۔ امید کرتا ہوں یہ کوشش کامیاب رہی ہوگی۔ اگر آپ آزاد بول انڈیا کی خبروں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے موبائل سے اب تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے۔ تھینک یو۔